नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जी हाँ, यहाँ सेंट्रल पार्क से आज आपको देश और दुनिया और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर बताएंगे, क्योंकि कल वो बहुत बड़ा दिन है जिसका इंतजार किया जा रहा है लंबे वक्त से। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, सब कुछ आगे सामने आपके रखेंगे। साथ ही आपके शहर की भी एक एक खबर आपको बताएंगे। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, 4 जून से पहले एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं। नई सरकार बनते ही बड़े फैसले लेने का इशारा भी उन्होंने कर दिया है। जी हाँ, सरकार के अगले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन होगा। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। सरकार के अगले 100 दिन में क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, उसको लेकर के इस मीटिंग में मंथन किया जाएगा। नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे को लेकर पीएम मोदी ने रविवार को भी अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक की थी। तो नई सरकार जैसे ही बनेगी वैसे ही बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी पर विपक्ष में बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने मतगणना से पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना जरूरी समझा। तो ये खबर आपको बता दें। और देखिए, सबसे दिलचस्प ये कि इंडी महागठबंधन के जो नेता है वो एग्जिट पोल को हमेशा की तरह फर्जी बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर गाइडलाइंस को बदल दिया है। और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी पर बौखला उठा है इंडी गठबंधन। बीजेपी की बम्पर जीत और मोदी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी को मोदी मीडिया पोल और फर्जी जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है। एग्जिट पोल के अनुमानों से उलट इंडी गठबंधन दावा कर रहा है कि 295 सीटों पर जीत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बंगाल से ममता दीदी बोली, एग्जिट पोल 2 महीने पहले ही घर में तैयार किया गया। तो यूपी से अखिलेश बोले, चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। बीजेपी इन दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। इन सब के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रख दी हैं। पहला, ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे जारी हों। दूसरा, काउंटिंग नियमों के तहत हो, पर्यवेक्षक लागू कराएं। तीसरा, मतगणना की सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो, कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथा, मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। पांचवां, ईवीएम सील बंद है, मतगणना से पहले रिकन्फर्म करें। विपक्ष के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से मिला और 4 मांगे रखी। बीजेपी ने दावा किया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। देखिए, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी बोहनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अरुणाचल विधानसभा की 60 में से 46 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जहां अरुणाचल विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी और इस साल जनवरी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा अरुणाचल पहुंची थी और उसे उम्मीद थी कि पिछली बार की 4 सीटों के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी, लेकिन ये मामला पूरा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस ने 4 में सिर्फ एक ही सीट बचा पाई। अरुणाचल विधानसभा की 7 में 46 सीटों पर देखिए प्रचंड जीत पर पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान देना कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को भारी पड़ गया। हाँ, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर बीजेपी की जीत की हैट्रिक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत से फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हो गया है। पूर्व दिशा से आ रही इस अरुणिमा से 4 जून को पूरा देश आलोकित होगा। चीफ मिनिस्टर, इनको कांग्रेचुलेट करता हूं। सही में आउट ऑफ 60 जो परफॉर्मेंस उन्होंने 46 परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है। वहाँ अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने यानी माननीय मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, वहाँ के डबल इंजन सरकार के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं कि मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, विकास के ऊपर जो फिर से एक बार विश्वास दिखाया है। मैं सभी लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अरुणाचल की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, इनको मैं बधाई देता हूं।
और यही रिजल्ट दर्शाता है कि 4 तारीख वाला रिजल्ट भी भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करके फिर एक बार मोदी सरकार देश में आएगा। वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत ही हालत उनकी खराब हो चुकी है। इधर सोशल मीडिया पर दिए एक विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, अमित शाह को घेरने के चक्कर में की गई बयानबाजी को लेकर के चुनाव आयोग बहुत ही सख्त लहजे में संज्ञान लेते हुए नजर आए। चुनाव में इंडी गठबंधन की जीत का दावा कर रही कांग्रेस अपने ही एक चौंकाने वाले दावे पर घिर गई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उस आरोप पर तुरंत स्पष्टीकरण मांग लिया जिसमें उन्होंने 1 जून को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जाती हुई सरकार इतनी परेशान है कि मतगणना से पहले सरकार के गृह मंत्री फोन से सभी जिलों के जिला अधिकारियों और कलेक्टर से संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी चुनाव में जनता के निर्णय से आशंकित हैं। मतगणना में बीजेपी पीएम और गृह मंत्री हारेंगे और सत्ता से बाहर जाएंगे, जबकि इंडिया ब्लॉक की जीत होगी। इसलिए जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी उनके दबाव में न आए। जिन सज्जन ने, जो कि मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े ये व्यक्ति, इनको ये पता लग गया कि 150 डीएम को फोन किया, उसका क्या प्रूफ है? देश के सामने बताएं। ये बातें क्या कोई जाके फोन सुनता तो नहीं, देखता तो नहीं, किसी ने विश्वास सूत्रों से उनको पता लगा होगा, जयराम जी ने कहा होगा। पर सबसे बढ़िया आदमी तो इसमें अमित शाह जी हैं, उन्हीं से पूछ लेना चाहिए उन्होंने किया है कि नहीं किया। जयराम रमेश ने संभवतः अमित शाह को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन इस चक्कर में चुनाव आयोग निशाने पर आ गया। चूंकि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत जिले के कलेक्टर, डीएम समेत सभी बड़े अफसर चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कहा है कि जयराम रमेश ब्यौरे के साथ बताएं कि गृह मंत्री ने किन 150 जिला अधिकारियों और कलेक्टर से फोन पर बात की है। जो आरोप आपने लगाए हैं वैसी कोई रिपोर्ट किसी भी जिला अधिकारी ने नहीं की है। सबूत समेत आप पूरी बात बताएं ताकि उस मामले में समुचित कार्रवाई की जा सके। आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे उनकी अंतरिम जमानत खत्म हुई उसके बाद वो फिर से तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं और कल जब देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो जेल से ही अरविंद केजरीवाल इस नतीजों को देखेंगे। तो कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल हालांकि एक बार फिर से कहते हुए नजर आए कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, मुझे बिना सबूत के जेल में डाला गया। वहीं बीजेपी देखिए पलटवार कर रही है कि घोटाले पर कब चुप्पी तोड़ेंगे सियासी शहीद। तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी जिसकी मियाद 1 जून को खत्म हो गई। सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 5 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा। ईडी ने 20 मई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की अर्जी दी थी। ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए, जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं सभी आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से। और ये हमारे नए नेता जिनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था बच्चों की कसम खाने पे, मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अब वो कहते हैं कि अगर मान लो मैंने घोटाला किया, पैसे कहां? ये तो जवाब आपको देना चाहिए। और देखिए अब एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। चुनाव के नतीजों से पहले महंगाई का झटका देश की जनता को लगा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के नतीजों से पहले देखिए महंगाई किस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दूध की बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू होगी। तो अमूल गोल्ड जो कि फुल क्रीम मिल्क होता है, उसकी कीमत जो है प्रति लीटर 66 रुपए हो चुकी है। अमूल ताजा का दाम अब 54 रुपए प्रति लीटर अदा करना होगा। वहीं अमूल शक्ति का दाम 60 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। इसके साथ ही हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया। NHAI ने टोल टैक्स 5% तक बढ़ा दिया है। यानी अगर अब आप समर वेकेशन में प्लान कर रहे हैं कि आप हाईवेज के जरिए कहीं जाएं, तो आपको अब ज्यादा टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा और साथ ही दूध के लिए भी रोजाना अब ज्यादा पैसे देने होंगे। और बंगाल में चुनाव से संदेश खाली का मुद्दा गरमा रहा था। चुनाव के बाद वहां पर फिर से अब एक बार फिर से बवाल मच चुका है। और देखिए संदेश खाली के लोग जो है बवाल की वजह टीएमसी की गुंडागर्दी को बता रहे हैं। इस पर बंगाल के राज्यपाल ममता बनर्जी से जवाब भी तलब कर दिया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए।
रैपिड एक्शन फोर्स से स्थानीय महिलाओं की झड़प की ये तस्वीरें देखिए, जो संदेश खाली के आगर घाटी इलाके की है। ये गुस्सा मतदान के 24 घंटे बाद संदेश खाली में भड़की हिंसा और उस पर पुलिस कार्रवाई को लेकर था। स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया कि हिंसा करने वाले टीएमसी के गुंडे थे और पुलिस बीजेपी समर्थकों को निशाना बना रही है। মূল হয়েছে সাধারণ রঞ্জিতকে পুলিশরা তুলতে এসেছে, কোনো অশান্তি ছিল না এই গ্রামে, পুলিশ এসেই অশান্তি বাজিয়েছে। কেন সাধারণ রঞ্জিত কি অন্যায় করেছে যে সাধারণ রঞ্জিতকে তুলতে আসবে? কুতুব শেখ কাল গুলি চালালো। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 2 बूथों पर आज फिर से वोटिंग। बारासात और मथुरापुर में एक बूथ पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा, यानी सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल दोनों ही सीटों पर 1 जून को मतदान हुआ था, लेकिन हिंसा बवाल से मतदान को प्रभावित करने के आरोपों की वजह से यहाँ फिर से मतदान आज सुबह से करवाया जा रहा है। तो बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 2 बूथों पर बारासात और मथुरापुर पर वोटिंग शुरू है। तथा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के बवाल हो गया है। जी हाँ, लोग सड़कों पर उतरे, जमकर हंगामा किया। पूरे मामले में पुलिस ने अब एक्शन क्या लिया है, क्या वहाँ पर हालात हैं, रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर जमकर बवाल हुआ। पोस्ट करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इतवारा गेट के पास जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के वाहनों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कल एक आपत्तिजनक पोस्ट के लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आए थे, जिनकी आवेदन को लिया गया था। वैधानिक कार्रवाई पूर्णतः आश्वस्त करके कर ही रही थी, तभी इनमें से कुछ लोगों की भीड़ जो है वो इतवारा गेट और अंदर की तरफ गई है और वहाँ अव्यवस्था रूप से उन्होंने नारेबाजी वगैरह की। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी वहां पर। पुलिस ने उनको समझाया, किंतु उन लोगों के द्वारा वो नारेबाजी की और बात न मान के अव्यवस्था की स्थिति में की। कुछ लोगों ने पत्थर वगैरह फेंके। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पर पथराव और नारेबाजी करने वाले मुस्लिम पक्ष के भी 6 नामजद युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपत्तिजनक पोस्ट पे भी हमने वैधानिक कार्रवाई करके अरेस्ट कर लिया है और जिन्होंने अव्यवस्था की उनके खिलाफ भी हमने नामजद प्रकरण पंजीबद्ध करके बलवा और शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। 7 लोगों को हमने हिरासत में भी ले चुके हैं और शेष को भी चिन्हित करके हम सख्त वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने बवाल करने वाले 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने आजाद नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और खबर आपको सूरत से दिखाते हैं, जहां शराब पीकर बवाल काटने वाले लोगों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि लोग देखते रह गए और दबंगों ने सबसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। जी हाँ, दबंगों का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इन पर एक्शन लिया। शराब पीकर हंगामा और गाली गलौज करने वाले लोगों का पुलिस मोहल्ले में जुलूस निकाल रही है। आरोपी हाथ जोड़े लंगड़ाते हुए माफी की मुद्रा में नजर आ रहे हैं और पुलिस इनकी तपती दोपहरी में नंगे पैर परेड करवा रही है। अब इनका गुनाह क्या है ये भी जान लीजिए। इस वीडियो को देखिए। सरेआम रात के वक्त कुछ लोग सड़क किनारे एक घर के बाहर खड़े होकर जाम छलका रहे हैं। तेज आवाज में गाड़ी में गाना चल रहा है। एक और वीडियो देखिए। काले रंग की गाड़ी में सवार होकर ये लोग एक घर के बाहर पहुंचते हैं और पूरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देते हैं। जिस शख्स को ये दबंग गाली दे रहा है वो शख्स इस नशे में धुत शख्स की हरकतों की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। बावजूद इसके इस शख्स की गाली बंद नहीं होती, यहाँ तक कि ये शख्स देख लेने की धमकी तक दे डालता है। वीडियो वायरल हुआ तो इनकी हेकड़ी निकल गई और ये लोग पुलिस के आगे भीगी बिल्ली बने नजर आए। परेड के दौरान इन लोगों ने मोहल्ले के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की बात कही।
पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 राज्य जहां पर आग का विकराल रूप देखने को मिला। तो कहां आग लगी, आग लगने के पीछे की वजह क्या रही, आग में कितना नुकसान हुआ और आग पर काबू कैसे पाया गया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। 3 शहरों में आग ने जमकर तांडव मचाया। आग के लपटें और धुएं का गुबार देख लोगों के होश उड़ गए। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी की है, जहां पराली में लगी आग देखते ही देखते पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। हालांकि कर्मचारियों ने आग के तांडव को देखते हुए सतर्कता बरती और वाहनों को पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया। तो वहीं लुधियाना में आरती चौक के पास एक हार्डवेयर की दुकान में लगी आग देखते ही देखते पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। वक्त रहते दमकल टीम को सूचना दी गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तो वहीं राजस्थान के भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गैस टैंकर में आग लग गई और पल भर में आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। ये टैंकर जयपुर से भरतपुर की तरफ जा रहा था। सूचना मिलने पर नेशनल हाईवे सेफ्टी टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। तो देखिए, कई राज्य हैं जो आग का तांडव झेल रहे हैं, तो कई ऐसे राज्य हैं जो मौसमी बाढ़ से प्रभावित हैं। और बात करें भारी बारिश के चलते असम, मणिपुर और मिजोरम की, तो जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से इस वक्त ग्रसित हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन कितना कुछ नुकसान वहां पर लोग झेल रहे हैं वो देखिए इस रिपोर्ट। भारी बारिश के चलते असम, मणिपुर और मिजोरम में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है, सैलाब का तांडव नजर आ रहा है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 50 से पार पहुंच गई है। आंकड़े के मुताबिक चक्रवात रेमल के चलते 11 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, लिहाजा हालात को संभालने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों तक जरूरत का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 30 के पार पहुंच गई है। वहीं असम की इम्फाल घाटी में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, फसलें तबाह हो गई हैं और बड़ी संख्या में मवेशी पानी में डूबकर मर गए हैं। इम्फाल नदी लगातार उफान पर है। ऐसे में राज्य के कुछ इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। बाढ़ से असम के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। चक्रवात रेमल के चलते कई जिलों में सड़कें और रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को इंतजार है पानी कम होने का, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। हम बार बार कहते हैं कि ओवर स्पीडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। अब सूरत में आप देख लीजिए, ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। 3 कार्स आपस में टकरा गई और ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। कैसे ये हादसा हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक ही फ्रेम में दिखाई दे रही इन 3 कारों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण होगा। तस्वीरें गुजरात के बारडोली की हैं, जहां एक के बाद एक 3 कारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि एक कार के एयरबैग तक खुल गए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने किसी तरह कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। शाम के 4 बजे के आसपास जो हजीरा धुलिया नेशनल हाईवे है, उस पे धामरोड गांव के पास 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई है, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला की डेथ हो गई है और 7 जन अलग अलग अस्पतालों में सारवार चल रही है। एक्सीडेंट होने का कारण ये है कि जो धुलिया साइड से एक गाड़ी आ रही थी, वो ओवर स्पीडिंग की वजह से रॉन्ग साइड में चली गई और जो दूसरी गाड़ी है उससे टक्कर हो गई। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में जा रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जी हाँ, कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुए एक सड़क हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। बारातियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 60 से ज्यादा लोग सवार थे। बारात राजस्थान के हरनावदा रोड के मोतीपुरा से मध्य प्रदेश के कमालपुरा जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे।
काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना लगी थी, पहली एम्बुलेंस आई तभी जी। हम आने के बाद में यहाँ पे जिसको निकाल रहे थे, एक डुग्गा जो ऑटो रहता है उसमें भर के 10-15 को राजगढ़ पे रेफर किया। उसके बाद 5 एम्बुलेंस और भर दिए और 5 एम्बुलेंस में लगभग 15 से 20 लोगों की तो डेथ हो चुकी है। उसके बाद में 15 से 20 लोग घायल थे और जो बचे हुए चश्मदीद उनसे हमने पूछा है कि जो ड्राइवर था वो दारू पी के चला रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान से ट्रैक्टर में कुछ लोग बारात के लिए राजगढ़ आ रहे थे। राजस्थान राजगढ़ बॉर्डर के पास में वो ट्रैक्टर ओवरटर्न हुआ है और उसमें अभी तक 13 लोगों की डेथ हो चुकी है। कितने? 13 लोग जी। 15 लोग घायल हैं, यहाँ पे जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जी। और 2 लोगों को जो थोड़ा सा जिनको गंभीर इंजरियाँ थी उनको हमने यहाँ पे स्टेबल करके और यहाँ से भोपाल रेफर किया हुआ है। हादसे पर एमपी के सीएम ने भी गहरा दुख जताया है। और राजस्थान के बाड़मेर से एक बड़े हादसे की खबर आपको बताएं, जहां पर तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि दरअसल जो महिला यानी जो मां थी इन 4 बच्चों की, वही चारों बच्चों को लेकर तालाब में कूद पड़ी, लेकिन मां की तो जान बच गई, चारों बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तो राजस्थान के बाड़मेर से देखिए दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। महिला ने 4 बच्चों को लेकर तालाब में छलांग लगाई थी। तो 4 बच्चों के साथ गांव के तालाब में कूदी थी महिला की जान बच गई, लेकिन जो 4 बच्चे जिन्हें लेकर के ये महिला कूदी थी उन बच्चों की जान नहीं बच पाई। तो बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ग्लोबल टाइम्स में लेख आया है, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुखपत्र में लिखा गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ सकते हैं। तो देखिए चीन का मुखपत्र कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, यानी चीन की भाषा ही बोलता है और उसमें भी पीएम के तीसरी बार आने की बात कही गई है। तो देखिए भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत चीन दोस्ती की संभावना एक तरीके से जताई है इस लेख के जरिए। तो चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार आने की संभावना जता रहा है और कहा है कि मोदी की समग्र घरेलू और विदेश नीतियां निरंतर जारी रहेंगी। साथ ही देखिए भारत और चीन की दोस्ती और बेहतर होगी, इसको लेकर संभावना भी ग्लोबल टाइम्स के जरिए जताई गई है। तो एक तरफ तमाम एग्जिट पोल जो है बीजेपी की सरकार बनने के दावे पहले ही कर चुकी है और उसके बाद अब देखिए विदेशों में भी इस बात को लेकर चर्चा है। खासतौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में लिखा गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बन सकते हैं और इससे दोनों देशों की जो दोस्ती है वो बेहतर होगी। और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से आपको बता रहे हैं, जहां पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में बुलडोजर एक्शन, पुणे में पाटिल बुवानगर इलाके में ये कार्रवाई हुई है बुलडोजर वाली। तो अवैध तरीके से इमारत बनाई जा रही थी, इसे अब बुलडोजर एक्शन के जरिए ढहा दिया गया है। पुणे नगर निगम ने गिराई अवैध इमारत, 15,000 स्क्वायर फीट पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा था और उसको लेकर देखिए अब जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से बुलडोजर एक्शन दिखा है, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। जरा देखिए अवैध तरीके से ये इमारत बनाई जा रही थी, जिसका जो इलाका था, जो एरिया था, वो 15,000 स्क्वायर फीट था और अवैध तरीके से बन रही इमारत को ढहा दिया गया बुलडोजर एक्शन के जरिए। पुणे का पाटिल बुवानगर इलाका है जहां पर ये एक्शन लिया गया। तो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है महाराष्ट्र के पुणे में पाटिल इलाके में ये कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से दरअसल इस इमारत को बनाया गया था, जिसे ढहा दिया गया है। और चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते हैं। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है और इसी को लेकर के देखिए आज जो बड़ी सुनवाई होने वाली है, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और उस पर आज सुनवाई होगी। जल संकट पर हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा, क्योंकि जल संकट काफी ज्यादा राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ जा रहा है। कई ऐसे पौष इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा। तो दिल्ली में जल संकट पर आज बड़ी सुनवाई, हालांकि टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं, लेकिन टैंकर्स में भी पानी लेने के लिए लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति है कि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा और किसी बाहरी इलाके की बात नहीं है।
जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर भी जल संकट लगातार लोगों को परेशान कर रहा है।